जवाब देंगे डॉक्टर ब्रेक के बाद। मंत्री जी जवाब दो। ब्रेक के बाद क्या होगा? ठीक है ना, महीने बाय महीने बताऊंगा इसके बारे में। हैं? दोस्तों नमस्कार, एडिटर्स टेक में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। एक सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों, क्या मंत्री की कुर्सी पर बैठते ही संवेदनाएं कुंद पड़ जाया करती हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि कई बार अच्छे भले पढ़े लिखे और अनुभवी नेता भी ऐसे बयान दे जाते हैं कि हैरानी होती है। लगता है जैसे सत्ता के गलियारे और आम आदमी की जिंदगी के बीच में अचानक दूरियां बढ़ गई हों। राजस्थान की राजनीति में लगभग हर सरकार के दौर में कोई न कोई मंत्री अपने बयानों की वजह से विवादों में घिरता है। कभी शब्दों का चयन गलत होता है, कभी वक्त गलत होता है और कभी कभी जनता की अपेक्षाओं को समझने में चूक हो जाया करती है। लेकिन मंत्री पद केवल अधिकार और सुविधाओं का नाम नहीं है दोस्तों, ये जिम्मेदारियों का ऐसा बोझ है जिसमें फैसलों के साथ साथ शब्दों का भी हिसाब किताब रखा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि संवेदनशील होना ही काफी नहीं है, संवेदनशील दिखना भी उतना ही जरूरी है। राजस्थान में प्रसूताओं की मौत और गंभीर हालात के मामले को लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर एक बार फिर चर्चा में हैं। उनका बयान ही नहीं, उनका अंदाज ऐसा है कि विवाद खड़ा हो गया है। मंत्री का तर्क अपनी जगह हो सकता है, ये सही भी है कि हर चिकित्सक जटिलता को केवल लापरवाही के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। प्रदेश भर में हजारों डॉक्टर्स और नर्सें सीमित संसाधन और भारी दबाव के बीच में लगातार काम करते हैं। ये लोग हर दिन अनगिनत जिंदगियों को बचाते हैं और कई बार असंभव दिखने वाली परिस्थितियों से भी मरीजों को बाहर निकालते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मंत्री क्या कहना चाहते थे, सवाल ये कि उन्होंने कहा कैसे। जब मामला मां और नवजात की जिंदगी से जुड़ा हो, जब सरकारी अस्पतालों पर लोगों का भरोसा दांव पर लग रहा हो, जब पूरे प्रदेश की निगाहें सरकार पर हो, तब शब्दों का वजन बढ़ जाता है दोस्तों। मंत्री का काम केवल अपने विभाग का बचाव करना नहीं, बल्कि जनता को भरोसा भी दिलाना होता है। प्रदेश के अस्पतालों में अब तक कथित रूप से 18 प्रसूताओं की मौत और 50 से ज्यादा महिलाओं की गंभीर हालत होने की बात सामने आई। चिकित्सा मंत्री ने अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की और जांच के लिए एम्स के डॉक्टर को भी बुलाया। जाहिर तौर पर एक कदम स्वागत योग्य है, लेकिन जनता का सवाल ये कि केवल जांच तक ये मामला सीमित न रहे। दोस्तों, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर गड़बड़ियां कहां हुई हैं। क्या दवाओं में कोई समस्या थी? क्या चिकित्सा का प्रोटोकॉल में कोई चूक थी? क्या अस्पतालों में संसाधनों की कमी थी, या फिर मामला प्रशासनिक लापरवाही का है? इन सवालों के जवाब केवल जांच रिपोर्ट से नहीं मिलेंगे, बल्कि सरकार के रवैये से भी तय होंगे। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों की बदहाली कोई नई कहानी नहीं है। यहाँ डॉक्टर्स के पद खाली हैं, ये सबको पता है। कहीं उपकरणों की कमी है तो कहीं मरीजों की संख्या के मुकाबले सुविधाएं बहुत कम है। हर 5 साल में सरकार बदलती है, मंत्री बदलते हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े सवाल जस के तस बने रहते हैं दोस्तों। यानी मुद्दा तो पुराना है, मंत्री नए हैं और उनसे जुड़ा विवाद नया है। लेकिन जनता के सवाल वही है कि क्या अस्पतालों में इलाज सुरक्षित है? क्या आम आदमी सरकारी व्यवस्था पर भरोसा कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी त्रासदी के बाद सरकार केवल जांच करवाएगी या फिर व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव भी होगा? मंत्री जी तो कह रहे हैं ब्रेक के बाद। देखना है कि ब्रेक के बाद क्या कुछ होने वाला है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ब्रेक के बाद क्या कुछ ऐसा कहेंगे जिससे पूरे राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था है वो दुरुस्त हो जाए। तो चिकित्सा व्यवस्था की पड़ताल के बाद चलिए रुक करते हैं टॉक का, जहां पर नरेश मीणा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती दिखाई दे रही हैं। देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा और आगजनी के मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत अब रद्द हो चुकी है। ऐसे में नरेश मीणा को फिर से जेल जाना पड़ सकता है, लेकिन ये कानूनी मामला नहीं है। मामला 13 नवंबर 2024 का है दोस्तों। देवली उनियारा उपचुनाव के दिन नरेश मीणा पर एसडीएम को थप्पड़ मारने और हिंसा भड़काने के आरोप लगे थे। इसके बाद नगरफोर्ट थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें आगजनी और हिंसा से जुड़े कई मामले शामिल थे। 14 नवंबर को उनकी गिरफ्तारी हुई थी और वे करीब 8 महीने तक जेल में रहे। इस दौरान नरेश मीणा केवल एक आरोपी नहीं रहे, बल्कि अपने समर्थकों के लिए राजनीति और संघर्ष का एक प्रतीक भी बन गए। नरेश मीणा उनके समर्थकों ने इसे व्यवस्था बनाओ जन प्रतिनिधित्व की लड़ाई बनाने की पूरी कोशिश की और सूरत में पेश किया, और 8 महीने का जो उनका जेल के अंदर रहने का पूरा घटनाक्रम था उसे एक तरह से संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। बहरहाल 11 जुलाई 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी और 14 जुलाई को वे जेल से रिहा भी हो गए थे। लेकिन घटनाक्रम ने अब नया मोड़ ले लिया है।
टोंक की एसटीएससी अदालत ने उनकी जमानत रद्द करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। एफआईआर संख्या 166/24 थाना नगर फोर्ट का मुकदमा था। उसमें नरेश को जमानत पर छोड़ा गया था। हमने हाँ जी तो उन जमानत की जो शर्तें थी उन शर्तों का उन्होंने वायलेशन किया था। इस बेस पे हमने उसके जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र मूव किया था और आज वो प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय हाजत द्वारा हमारा स्वीकार करते हुए नरेश की जमानत को निरस्त कर दिया। पुलिस का कहना है कि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया और आरोप ये भी है कि वे झालावाड़ के स्कूल हादसे के बाद बच्चों के परिजनों से मिलने गए और अदालत ने इसे जमानत की शर्तों के विपरीत माना। अब सवाल यह है कि क्या नरेश मीणा आत्मसमर्पण करेंगे या पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी या फिर वो ऊपरी अदालत में राहत की मांग करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये कि ये मामला केवल कानून तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले दिनों में नरेश मीणा राजस्थान की राजनीति में फिर से बयानबाजियों का एक नया दौर शुरू करने वाले हैं। राजस्थान की राजनीति में ऐसे कई नेता हुए हैं जिन्हें अदालत और जनता दोनों मोर्चों पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया है। नरेश मीणा भी शायद उसी राह पर चलते दिख रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में लोकप्रियता और कानून की जवाबदेही दोनों साथ साथ कैसे चलती है, नरेश मीणा को यह तय करना पड़ेगा। अदालत का आदेश अंतिम रूप से राजनीतिक भाषणों से नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया से तय होगा। तो नरेश मीणा के बाद चलिए बात करते हैं उस राजनीतिक यात्रा की जिसने इन दिनों वागड़ की पहाड़ियों में, गांव और चौपालों में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। सचिन पायलट इन दिनों डूंगरपुर बांसवाड़ा यानी वागड़ अंचल के दौरे पर हैं। यहां सवाल ये कि क्या ये महज एक राजनीतिक यात्रा है या फिर कांग्रेस के भीतर पायलट अपनी कोई नई भूमिका की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में वागड़ हमेशा से एक अलग पहचान रखता है। यहाँ सियासत केवल सत्ता और समीकरणों का खेल नहीं बल्कि आदिवासी संवेदनाओं, भावना और सामाजिक रिश्तों का भी बन जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का इलाका भले ही विधानसभा सीटों के लिहाज से छोटा दिखाई दे, लेकिन यहाँ से जो एक पॉलिटिकल मैसेज निकलता है, पॉलिटिकल यहाँ से दिशा मिलती है, वो पूरे प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति पर असर डालती है, क्योंकि हर दल ये कोशिश करता है कि खुद को आदिवासी उत्थान का प्रतीक बनाए और इसके लिए उन्हें वागड़ अंचल में हाजिरी देनी ही होती है। आजादी के बाद एक मुद्दत तक कांग्रेस का कभी मजबूत गढ़ रहा ये इलाका समय के साथ बीजेपी के साथ भी आया और अब आदिवासी अस्मिता के मुद्दे पर जिस तरह से जनमानस में भावनाएं जागी तो भारतीय ट्राइबल पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी जैसे विकल्पों को भी स्वीकार कर लिया। वागड़ का मतदाता दरअसल एक दल का स्थायी समर्थक नहीं रहा, लेकिन उसने समय समय पर जिन जिन राजनीतिक विकल्पों पर फोकस किया है उसका साथ भी पूरी शिद्दत से दिया है। इतिहास गवाह है कि मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी जैसे नेताओं के दौर में वागड़ के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने राजस्थान की नीतियों को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, आज भी आदिवासी राजनीति के बड़े संदेश इसी क्षेत्र से निकलते हैं और इसी क्षेत्र में पहुंचे हैं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट। सचिन पायलट का जाहिर तौर पर वागड़ अंचल का यह पहला दौरा नहीं है, लेकिन जिस तरह से स्वागत हो रहा है, जिस तरह से कार्यक्रम हो रहे हैं, वो कई नए सियासी संकेत की ओर इशारा कर रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए वो कई बार वागड़ आ चुके हैं, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग है। दोस्तों, कांग्रेस संगठन में बदलाव की चर्चाएं और भविष्य की संभावनाओं और राजस्थान की बदलती राजनीति के बीच पायलट का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अलग अलग कार्यक्रमों में वो स्थानीय पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए, जिसमें कोशिश की गई कि वो आदिवासी समुदाय के बहुत करीब दिखें। उन्होंने सरकार को आदिवासी विकास के मुद्दे पर घेरा और स्थानीय समुदाय से संवाद स्थापित करने की कोशिश की। ये केवल सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रदर्शन नहीं है, ये साफ तौर पर दिख रहा है सभी को। ये एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश भी है। दिलचस्प बात यह कि वागड़ की राजनीति अब तक केवल अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के समीकरणों में सीमित मानी गई थी, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं, जिसमें पाटीदार, रेबारी, लबाना, गाड़िया लुहार और अन्य पिछड़ा वर्ग के कई समुदाय वागड़ में राजनीतिक समीकरणों के केंद्र में आ रहे हैं। इन समुदायों का सामाजिक और आर्थिक जुड़ाव गुर्जर और अन्य घुमंतु पशुपालक वर्गों से भी रहा है। ऐसे में सचिन पायलट की राजनीति केवल आदिवासी वोट बैंक तक सीमित नहीं दिखाई देती। दोस्तों, वे संभवतः एक ऐसे नए सामाजिक गठबंधन की जमीन वहां पर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आदिवासी, पिछड़े वर्ग,
अल्पसंख्यक समुदायों की साझा राजनीतिक भूमिका हो। सवाल ये भी है दोस्तों कि क्या परिसीमन की चर्चाओं के बीच में राजनीतिक दलों को पहले से ही नई रणनीतियां बनाने पर मजबूर कर दिया है? क्या भविष्य में सीटों और आरक्षण के स्वरूप में बदलाव की आशंकाओं ने नेताओं को नए सामाजिक समीकरणों की तलाश में लगा दिया है? इन सवालों के जवाब तो आने वाले वक्त में मिलेंगे, लेकिन यह तय है कि वागड़ में जो कुछ भी होता है उसकी गूंज केवल डूंगरपुर बांसवाड़ा तक सीमित नहीं रहती, उसकी प्रतिध्वनि जयपुर के सत्ता के गलियारों में सुनाई देती है, विपक्ष के गलियारों में सुनाई देती है। देखना है सचिन पायलट का यह दौरा क्या गुल खिलाता है वागड़ अंचल में। एडिटर्स टेक में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।